और आज का टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं कि मूल्यांकन विधि के जो दुष्परिणाम हुए हैं, वो क्या हुए हैं? और मूल्यांकन विधि जो मुझसे अभी परसों सवाल पूछ रहे थे कि आप कुछ इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, क्या है? तो हर संडे को 8 बजे संपूर्ण समाधान का शिविर लगता है, ये जो अभी लग रहा है ऑनलाइन लाइव। तो इसमें संपूर्ण समाधान का कोई ना कोई टॉपिक लेके और समस्याओं के कारण निवारण पर ही इसमें चर्चा होती है। तो आज का टॉपिक है कि मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन मतलब मूल्य, मूल्य अंकित करना। कैसे मूल्यांकित करना? कि जैसे ये मोबाइल 10,000 का है, ये चश्मा 1500 का है, इसमें जो ग्लास लगे हैं वो 700 रुपए के हैं, है ना? ये 1700 रुपए का है, 1800 रुपए का। समझ रहे? मूल्यांकन। चिप्स 20 रुपए का पैकेट आता है छोटा, 5-5, 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं। सिगरेट एक 10 रुपए की आती है या कोई 100 रुपए की आती है। इसे मूल्यांकन विधि बोलते हैं। या इस आदमी को 10,000 की तनख्वाह मिलेगी, इसको 20,000 की मिलेगी, इसको 200,000 की मिलेगी, माने 2 लाख की मिलेगी, इसको 4 लाख मिलेगी। ये सब क्या है? मूल्यांकन। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना तो इतने रुपए का टिकट लगेगा, तो वो यात्रा का, उस ट्रेन का, उस डिब्बे का, एसी नॉन एसी, रिजर्व नॉन रिजर्व, ये मूल्यांकन होता है। तो टॉपिक है कि मूल्यांकन विधि के दुष्परिणाम। मतलब क्या इसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? कोई सोचता है आदमी ऐसा कि सिस्टम में पैसा होने से कुछ कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? कोई सोचता है भला? सबको तो लगता है कि हाँ ठीक ही है, पैसा रखने से तो फायदा ही है। पहले पैसा नहीं रखते थे तो फिर सब सामान इधर उधर उठा के ले जाना पड़ता था, वस्तु विनिमय में बड़ी मुश्किल होती थी। उससे तो आसान ही हुआ है भाई। बात भी सही है। लेकिन वो भी मूल्यांकन ही था कि भाई 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूं मिलेगा या इतना मिलेगा, तो वो भी मूल्यांकन ही था। 1 किलो चावल का मूल्यांकन, 1 किलो गेहूं। तो मूल्यांकन विधि के दुष्परिणाम क्या होते हैं? देखें, मूल्यांकन विधि के एक तो दुष्परिणाम ये होते हैं कि उसमें हर चीज का मूल्य सेट हो जाता है। जितना भी होगा, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। 2 आने की चीज से लेके और 2 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसा मूल्य सेट हो जाता है। तो मूल्य तय करने से ये मतलब हो जाता है एक तो कि भाई जिसके पास इतना मूल्य नहीं होगा वो इसकी मांग ही नहीं कर पाएगा, है ना? जैसे जिसके पास 2 आने पैसे हैं तो वो 2 आने वाली चीज मांग कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो 2,000 वाली चीज की मांग ही नहीं कर सकता, वो बाहर है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हुआ मूल्यांकन विधि का? कि अधिकतम लोग अधिकतम चीजों की मांग करने से ही बाहर हो गए। दूसरे शब्दों में बोले तो 90% से ज्यादा लोग गरीबी स्थिति में हो गए। कम गरीब, ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, गरीबी रेखा से नीचे और उसके भी नीचे, जितने भी आप उसमें वर्गीकरण करना चाहें। किस वजह से? मूल्यांकन विधि के ये दुष्परिणाम बता रहा हूं। अगर ये मूल्यांकन विधि ना होती तो ये झंझट ही ना होता कि एक आदमी मांग कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, तीसरा नहीं कर सकता है, और उनके बाद फिर 10 लोग मांग नहीं कर सकते। मूल्यांकन विधि से क्या हुआ? अरे ये कैसे रुक गया? बहुत देर में आया भाई। तो मूल्यांकन विधि से क्या हो गया कि मांग से ही बाहर हो गए 10 में से 9 आदमी। वो मांग ही नहीं कर पा रहे हैं, ना वस्तुओं की मांग कर पा रहे हैं, ना सेवाओं की मांग कर पा रहे हैं देश के अंदर। और नागरिक सारे हैं, और संविधान में बोला जाता है सबके समान अधिकार हैं, सबके समान कर्तव्य हैं।
संविधान सबके लिए समान है, व्यवस्था सबके लिए समान है, ऐसे-ऐसे चीज़ें संविधान में भी लिखी हुई हैं और लोगों को ऐसी बोली भी जाती रहती हैं। लेकिन व्यवहार में आता है कि 10 में से 9 लोग अधिकतम चीज़ों की माँग ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये हो गया। इससे दूसरे नंबर की प्रॉब्लम, हमारे व्यवहार उसी हिसाब से हो जाते हैं। मतलब फिर आदमी का भी मूल्य तय हो जाता है। बोलते हैं ना, ये आदमी 2 कौड़ी का है, ये आदमी अमीर है, गरीब है। आदमी का मूल्यांकन हो जाता है इस मूल्यांकन के कारण। तो फिर जिस आदमी की जितनी ज़्यादा आय या तनख्वाह, इनकम, उस आदमी की समाज में उतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, उतना ज़्यादा मूल्य हो जाता है। उसकी उतनी ज़्यादा बात की इम्पोर्टेंस होती है, वो अपनी उतनी ज़्यादा बातें मनवा लेता है, लीगली और इल्लीगली, है ना? पूरी पूरी व्यवस्था लीगली भी उसी की बात ज़्यादा सुनती है और इल्लीगली भी उसी की बात ज़्यादा सुनती है। पैसे की वजह से, मूल्य की वजह से, क्योंकि उसका ज़्यादा मूल्य है। सामने वाले को पता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, मैं इसका काम कर दूँगा तो ये मुझे मेरा मूल्य थोड़ा बढ़ा देगा, मतलब मुझे भी दे देगा। आपने बहुत सारी फ़िल्मों में डायलॉग देखे होंगे, कोई पुलिस वाला बोलता है कि मैं जो है बिकाऊ नहीं हूँ और आप मुझे खरीद नहीं सकते। तो गुंडे मवाली लोग बोलते हैं, कोई इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं होता, बजाए कि कोई सही किसी का मूल्य लगाने वाला हो। कहने का मतलब, कोई 10,000 में बिक जाएगा, कोई 20 में बिकेगा, कोई लाख में बिकेगा, कोई 10 लाख में बिकेगा, कोई करोड़ में बिकेगा, मगर सब बिक ही जाते हैं ऑलमोस्ट। अब कोई इक्का दुक्का कोई रह जाता हो तो उसे ये लोग मार मूर ही देते हैं, या कुछ भी है साइड लाइन कर देते हैं, या उसका ट्रांसफर ट्रांसफर करवा देते हैं। जैसे वो था हरियाणा में, एक था ना आईएएस, क्या नाम था उसका, वो रोता था बेचारा, उसका हर 3 4 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता था। खेमका, खेमका नाम था उसका। सोचिए, आईएएस लेवल का था तो मारना वारना उचित नहीं समझ रहे थे, तो उसको ऐसे करके ऐसी ऐसी जगह भेज देते थे जहां कोई खास काम होता नहीं था, बोले बस पड़े रहो वहीं टाइप से। तो आप सोच सकते हैं कि मूल्यांकन विधि से वस्तुओं का ही मूल्य नहीं तय होता, आदमियों का भी मूल्य तय हो जाता है। भेड़ बकरी सबका मूल्य तय हो जाता है, गाय भैंस सब, माने जितनी चीजों का भी व्यापार आदि होता है, और माने व्यापार करने वाले और जिन चीजों का व्यापार होता है उनका उनका सबका मूल्य कुछ ना कुछ हो जाता है। और जिस आदमी का जितना मूल्य है, वो आदमी उतनी मांग कर सकता है। इसको मूल्यांकन विधि बोलते हैं। और दुष्परिणाम आप समझ ही गए कि एक तो आदमी आदमी के बीच में आर्थिक इस तरह का फर्क होता है, तो माने फर्क करने में आ जाता है। अब किसी की तनख्वाह 2 लाख है, किसी की तनख्वाह 20,000 है, अब उन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा, लिविंग स्टैंडर्ड में, है ना? एक आदमी बहुत सारी सुख सुविधाओं के बीच रह रहा होगा, फैमिली सहित उसकी पूरी फैमिली, और एक आदमी बेचारा रोटी रोटी के लिए जैसे तैसे जो है वो अपना काम चला पा रहा होगा, है ना? तो इस तरह के फर्क आप समझ रहे हैं। तो ये सारे उसमें फर्क हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव फर्क है, पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, जो नकारात्मक है, और बहुत ज्यादा नकारात्मक फर्क है ना? और सारे अपराध सब पैसे के लिए होते हैं, और अमीर होने के लिए होते हैं, या अमीर हो गए तो अमीर बने रहने के लिए होते हैं। और तो अपराध का कोई केंद्र बिंदु होता नहीं, सब पैसे के चारों तरफ घूमता रहता है।
फिर सारे संबंध भी इसी हिसाब से देखे जाते हैं। हम अपनी बहन के लिए कोई लड़का ढूँढने जाएँ या बहन अब खुद ही अपने लिए कोई पार्टनर ढूँढने जाए या माँ-बाप ढूँढने जाएँ, तो वहाँ जाके क्या देखते हैं सबसे पहले कि इनका मूल्य क्या है? इसके पति का मूल्य क्या है? मतलब कितना कमाता है? सबसे पहले यही जाके पूछते हैं ना, "भई का करे है छोरो? छोरा का काम करे है?" मैंने कहा जी आर्मी में है। आर्मी में के तनख्वाह हुआ है, सिपाही है, तो क्या तनख्वाह होगा है जी वो आर्मी में। तो उससे पूछा और ऊपर से क्या है? ऊपर से बोले तो मतलब रिश्वत-विश्वत लेके कितना पड़ जाता है? तो आर्मी वाला बोला जी आर्मी में तो ऊपर से गोली गोला ही पड़े हैं। वहाँ कोई रिश्वत-विश्वत ना चलती। मतलब कोई रिश्वत नहीं मिलती जैसे पुलिस वगैरह में मिल जाती है। तो आदमी सोचता है कि पुलिस वाला मिल जाए, पति के रूप में। आर्मी वाला थोड़ा कम मूल्य वाला आदमी है, चलेगी नहीं गाड़ी, है ना? तो सारे रिश्ते पैसे के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अगर मेरे पिताजी की तनख्वाह अच्छी है तो मैं अच्छे से वहाँ थोड़ा सुख-सुविधाओं से जी पाऊँगा, पुत्र के रूप में या उनकी पत्नी है तो पत्नी के रूप में या उनके बूढ़े माँ-बाप हैं तो वो भी अच्छे से जी पाएँगे अगर उनके बेटे का मूल्य थोड़ा ज़्यादा है मार्केट। मूल्य ज़्यादा मार्केट में है तो आपको लोन भी ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप लोन लेने जाएँगे बाज़ार में तो वो क्या पूछते हैं? अबे आपकी औकात कितनी है? मतलब धन, दौलत, तनख्वाह, इनकम कितनी है? तो जितनी निकल के आएगी आप जितनी दिखा सकोगे सबूतों से अपने बैंक स्टेटमेंट और अपना सैलरी स्लिप और अपने इनकम वगैरह कुछ आईटीआर वगैरह कोई भी ढंग से तो वो आपको उस हिसाब से वो दे देते हैं लोन। उनको एक आइडिया रहता है कि अगर इतनी इसकी इनकम है तो इतना आधा तो ये वो दे ही देगा मंथली जो वो उसकी वो बनाएँगे, है ना? हर महीने की किस्त बनाएँगे, इतने दे देगा तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए जिस तरह का लोन है, तो उतने का लोन उसको वो पकड़ा देते हैं। तो आपको लोन कितना मिलेगा ये भी उसी बात से तय होता है। समाज में कौन आदमी आपका कितना आपसे किस तरह से व्यवहार करेगा ये भी इस बात से ही तय होता है कि आपका मूल्य कितना है। अगर आपके समाज में कुछ खास मूल्य नहीं है, तो समाज में भी आपकी कोई खास स्थिति नहीं है, आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है ना? अमीर आदमी को ही सब रखते हैं, क्यों रखते हैं? जैसे एक अमीर आदमी बोले कि भई अ, तुम इस आदमी से लड़ाई मत करो मेरी गारंटी है, ये कुछ ऐसा करेगा तो मैं देख लूँगा, मैं भुगत लूँगा। तो उसकी बात दूसरा आदमी मान लेता है क्योंकि ये लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, तो ये गारंटी ले सकता है। अगर उसने नहीं दिए पैसे कुछ नहीं हुआ तो ये दे सकता है। लेकिन एक एक गरीब आदमी जाके बोले, मेरी गारंटी है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा क्योंकि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? उसके पास है ही नहीं है, गारंटी लेके क्या करेगा ऐसी मुँह जवानी। तो वैसे ही जब आप बैंक में भी जाते हैं तो वो कोई ऐसा गारंटर आपसे माँगते हैं जिसका बैंक बैलेंस अच्छा खासा हो। गरीब आदमी गारंटर के रूप में नहीं चलता है। आप कहीं विदेश भी जाएँगे तो भी वहाँ आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है। आपका एक पर्टिकुलर बैंक बैलेंस है तो आपको वीज़ा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं? मूल्यांकन मतलब क्या है? माने हर चीज़ मूल्यांकन के आधार पर ही तय होती है। आपकी इज़्ज़त, आपका रुतबा, आपकी औकात और फिर उसी से तय होता है पुअर ग्रुप और रिच ग्रुप, है ना? फिर वो ग्रुप होने लगता है। काम के आधार पे कम होता है, मूल्यांकन के आधार पे ज़्यादा होता है। गरीब जहाँ-जहाँ कम-कम सैलरी है, वहाँ के ग्रुप अलग बन जाते हैं, जहाँ हाई-फाई सैलरी है, उनके ग्रुप अलग बन जाते हैं। रिच ग्रुप, पुअर ग्रुप, पुअरेस्ट ग्रुप।
तो अब आप खुद सोचो कि जहाँ इतना ज़्यादा मूल्यांकन होगा, तो वहाँ आपस में कैसे मतलब एक दूसरे का व्यवहार कैसे मधुर बचेगा? जैसे कोई मेरा मित्र है वो मुझसे मित्रता कुछ ख़ास करेगा नहीं क्योंकि गरीब आदमी है, इससे मित्रता करके क्या फ़ायदा है? अमीर से मित्रता करने की सोचेगा। अच्छा, अमीर इससे मित्रता करेगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगा मैं इससे मित्रता करूँगा तो मुझे ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ये तो मेरी करेगा नहीं। मतलब घर के बाहर जो संबंध है, वो कोई ख़ास दोस्ताना बन नहीं पाते, है ना? वो एक जुमला है कि भाई यारी दोस्ती पक्की, खर्चा अपना-अपना, है ना? खर्चा अपना-अपना करो, यारी दोस्ती ठीक है, फिर ठीक है। मतलब यारी दोस्ती को मूल्यांकन से निकालना चाहते हैं, पर निकल नहीं पाता। तो उसे ऐसे-ऐसे करके निकालने की कोशिश होती है। देखो भाई हम सब लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं 4-6 लोग जने मिलके, बिल सब अपना-अपना भरेंगे और दोस्त हैं हम लोग आपस में। उसमें ऐसा नहीं कि कोई जो अमीर है वो सबका बिल भर देगा। न और इस वजह से कई लोग इकट्ठा होके रेस्टोरेंट वगैरह में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सवाल उठता है कि अब बिल कौन भरेगा? भारत जैसी जगह में, बाहर तो ये मामला तय है। आप विदेशों में जाएँगे जो विकसित देश हैं, वहाँ ये बात अंडरस्टूड है अपने आप ही कि वहाँ सब लोग अपना-अपना बिल खुद ही देते हैं। उन्होंने एक लंबे अभ्यास से ये बात अपनी परंपरा में ही ले आए कि छोड़ो अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो जो थोड़ी बहुत दोस्ती-वोस्ती रहती है वो भी नहीं रहेगी। तो उन्होंने ये क्लियर कर लिया पहले से कि भई बिल सब अपना-अपना खुद ही भरेंगे, वो कोई सवाल ही नहीं है। पर भारत में थोड़ा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो बड़ा है, चाहे वो घर का बड़ा हो या दोस्तों में कोई बड़ा हो या दोस्तों में कोई अमीर हो, तो वहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि भई इसको बिल भरना चाहिए, जो अमीर है या जो बड़ा है, ऐसी यहाँ की संस्कृति चला रखी है। तो उस बड़े आदमी को जो उम्र-उम्र में बड़ा है या कुछ है, तो उसे सोचना पड़ता है कि बिल मुझे ही भरना पड़ेगा। तो वो कई बार बहाने बनाता है, नहीं आता है, नहीं जाता है। मतलब जो एक एक साथ खाने-पीने का, घूमने-फिरने का जो एन्जॉय ले सकते हैं, वो ले नहीं पाता या उसे बहुत कॉस्टली पड़ता है, अगर वो कोशिश भी करता है। समझ रहे हैं? ये सब मूल्यांकन विधि के दुष्परिणाम बता रहा हूँ मैं आपको। आशीष ध्यानी जी कह रहे हैं कि मूल्यांकन विधि उपभोग केंद्रित है। ज़्यादा उपभोग सदैव ज़्यादा प्रसन्नता का कारण नहीं होता और आनंद का तो बिल्कुल भी कारण नहीं होता। नहीं, वो उपभोग केंद्रित नहीं है। मूल्यांकन विधि अदला-बदली केंद्रित है। वो आपने गलत कहीं से पढ़ लिया, उपभोग केंद्रित नहीं है। वो अदला-बदली की बात है। मूल्यांकन मतलब आप जिस आदमी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ क्या अदला-बदली रखें, अदला-बदली। उपभोग नहीं, उपभोग तो थोड़े से लेके ज़्यादा में वो आप व्यवस्था कोई भी रखो, उपभोग तो रहेगा ही, वो कॉमन बात है। आप कोई ना कोई माँग करोगे ही, चाहे पैसे वाला सिस्टम रखो, चाहे बिना पैसे वाला रखो। तो जितनी दुनिया में उपभोग की चीज़ें हैं और आपको उसमें जितने का उपयोग करना है, आप करोगे ही। अगर आप कर कर पाते हो। पैसे वाले सिचुएशन में पैसा है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। संपूर्ण समाधान की बात करें तो वहाँ कर पाओगे क्योंकि वहाँ पैसा वगैरह है नहीं है, तो ऐसी कोई वहाँ पे समस्या है नहीं। ना वहाँ वस्तु का मूल्यांकन है, ना वहाँ आदमी का मूल्यांकन है, माने ना सैलरी है, ना वस्तु विनिमय है और ना वस्तु का वहाँ पे कोई खरीदी-बेची है। तो ये जो मूल्यांकन की वजह से हमारे आपस के व्यवहारों में जो बदलाव आता है, उसकी बात हो रही है। ये तो दोस्तों की बात हो गई, अब घर की देख लो। अब घर में जो मुखिया है, वो अपने रिश्तेदारों से मतलब जो एकदम निकट के रिश्तेदार हैं, जैसे बेटा-बेटी, बूढ़े माँ-बाप, बहन-भाई टाइप के जो एकदम ब्लड रिलेशन है जिनका, वो भी आपस में बहुत गहरे से प्रेम नहीं कर पाते। माने जो भाई-बहन अभी छोटे थे और आपस में काफ़ी प्रेम था क्योंकि उन्हें एक-दूसरे को के लिए कुछ खर्चा-वर्चा करना नहीं था।
जैसे ही वो बड़े होते हैं, कमाते हैं और अब उन्हें लगता है कि अब हम खर्च करेंगे, तो उनके रिश्ते की गहराई में कमी आ जाती है। क्योंकि रिश्ता की गहराई रखना मतलब है कि आपको उनकी ज़िम्मेवारी उठाना। जैसे पत्नी की बात है, पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे तो भैया वो साड़ी माँग ही लेगी। साड़ी माँग लेगी, गहने माँग लेगी और भी उसकी जो इच्छा होती होगी, क्योंकि अब इतने प्यार से पति बोल रहे हैं तो भाई मेरे पति इतना प्यार करते हैं या मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है, तो प्यार करने का मतलब ये है कि मैं माँगूँ तो वो देंगी। जैसे मेरी पत्नी है, मैं अगर कुछ उनको बोल दूँ तो वो देने का प्रयास करती हैं जितनी भी उनकी हैसियत है। और अगर नहीं देंगी तो तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि क्या है, मतलब उन्हें थोड़ा ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि वो जो मुझे प्यार दर्शाती हैं या भावनाओं से या प्रकट करके ऐसे पूरे शारीरिक रूप से, तो उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ज़्यादा प्यार दर्शाएँगी मैं कुछ ना कुछ माँग लूँगा, मुझे जो चाहिएगा। अब उधर झटका लगेगा, यार दे सकते नहीं है नहीं अपने पास। तो इससे क्या होता है कि जो क्लोज़ के रिलेशंस भी हैं, नज़दीकी जो रिश्तेदारियाँ भी हैं, वो भी कभी बहुत गहरे संबंध में जा नहीं पाते, मतलब गहरे संबंध का जो सुख है वो उनको मिल नहीं पाता है। वो फिर ऐसी-ऐसी बातें आती हैं, दुनिया तो मतलब की है, सब पैसे का चक्कर है, सब माया है, कोई किसी का नहीं है। अब प्रेमानंद जी बोलते हैं कोई किसी का नहीं, बस भगवान ही है। अब भगवान क्यों है? क्योंकि वहाँ पैसे का कोई संबंध नहीं है भगवान के साथ। आपने कुछ माँगना है, भगवान ने तो कुछ देना है नहीं है। हाँ, वो फ्री फोकट का संबंध है, ऐसे ही, न लेन न देन। बस ऐसे सोचना ही है, आपने सोच लिया और बस दैट्स इट। तो आप देख रहे हो, मतलब हम संबंध के लेवल पर भी गहरे नहीं जी सकते इस मूल्यांकन विधि के दुष्परिणाम के रूप में। और 90% लोगों ने गरीब रह जाना है, वो मैं अपने पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसकी वजह से क्यों है। क्योंकि अधिकतम लोग माँग नहीं कर पाते बाज़ार में, तो बाज़ार उसका प्रोडक्शन नहीं करता और प्रोडक्शन नहीं करता तो फिर उसकी आपूर्ति नहीं होती। क्योंकि माँग करने के लिए बाज़ार बोलता है कि पहले पैसे दो, तभी माँग होगी। पैसे दो तो हम आपकी माँग को का प्रोडक्शन करके उसकी आपूर्ति कर देंगे। पहले पैसे आते नहीं, क्योंकि पैसे तो आते काम से, कि काम मिलेगा तब पैसे होंगे, और काम तो मिलेगा जब आप माँग कर रहे होगे और कोई कुछ प्रोडक्शन कर रहा होगा तब। और अभी तो रोबोट इत्यादि हो गए हैं, तो अब तो वैसे भी काम बंद कम हो गया है, जितना था भी या होता भी बिना रोबोट्स के। तो आदमी के जेब में पैसे आने का जो तरीका है वो और कम हो गया है पहले की तुलना में। इस वजह से 90% से ज़्यादा आबादी गरीब रहती है और संबंध मतलब कोई नहीं जी पाता है, कोई भी। क्योंकि यहाँ इस मूल्यांकन विधि वाली दुनिया में अमीर भी कोई इतना अमीर नहीं होता कि भाई साहब लुटाए चले जाए। अडानी अंबानी टाइप के लोग भी बस इतने ही अमीर होते हैं कि बहुत ज्यादा निकट के उनको ही थोड़ा बहुत दे सकते हैं, कि माँ बाप को दे दिया और बीवी को दे दिया और बच्चों को दे दिया बस। मित्रों को और दूसरे दूर के रिश्तेदारों को और बाकी वहाँ वो भी सोचने लगते हैं कि कितना देंगे, कहाँ तक देंगे, कब तक देंगे भाई। सामने वाला तो माँगता ही रहेगा और माँगने वालों की संख्या ज़्यादा होगी भी, कि जहाँ केवल 10% लोगों की ही लाखों रुपए की कमाने की स्थिति है, तो नब बाकी 90% ने तो माँगना ही है। वो तो देने की स्थिति में होता नहीं, क्योंकि गरीब आदमी तो माँग ही सकता है, देने की स्थिति तो उसकी है नहीं। और देने वालों की स्थिति ओनली केवल 10% है। समझ गए?